साथियों को राधे राधे। मैं सामंत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है उत्तराखंड वाला। साथियों, जो समास हमारा चैप्टर चल रहा था ये उसी चैप्टर का अगला वीडियो रहने वाला है। ठीक है, इससे पहले हमने दो क्लासेस हम इस पर लेके आए थे जिस पर हमने समास का एक तो सामान्य परिचय पे बात किया था और दूसरा आपका तीन क्लासेस से पहले आ चुकी हैं। सामान्य समास का एक सामान्य परिचय रहा था, उसके बाद आपका हमने दूसरी क्लास में जो तत्पुरुष समास और आपका अविभाव समास है उस पर बात किया था, और तीसरी क्लास पर हमने जो तत्पुरुष समास के 6 प्रकार हैं उस पर बात की थी। ठीक है, तो आज के लिए आप लोग हिंडा लेगा कर्मधारय समास, हिंडा लेगा अगला ये रहेगा आपका क्या, कर्मधारय समास। नंबर 3 होगा बाबू। हाँ, लिखिए कर्मधारय समास, कर्मधारय समास और डैश कीजिएगा। अगला लिखिएगा कर्मधारय समास और डैश कीजिएगा। डैश करके इसके आगे लिखिएगा। लिखिए ऐसा समास जिसमें उत्तर पद प्रधान हो, ऐसा समास जिसमें उत्तर पद प्रधान हो, जिसमें उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के बीच, तथा दोनों पदों के बीच विशेषण डैश विशेष्य, विशेषण डैश विशेष्य, दोनों पदों के बीच विशेषण डैश विशेष्य, विशेषण डैश विशेष्य या उपमेय डैश उपमान, या उपमेय, उपमेय डैश उपमान, उपमेय डैश उपमान का संबंध हो, या उपमेय डैश उपमान का संबंध हो, उपमेय डैश उपमान का संबंध हो, कॉमा करना, कॉमा करना, कर्मधारय समास कहलाता है। कॉमा करके लिखना, कर्मधारय समास कहलाता है। विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है, कर्मधारय समास कहलाता है। देखिए, उत्तर पद प्रधान का मतलब समझते हैं। उत्तर पद प्रधान मतलब क्या, पहला पद या बाद में वाला पद, बाद में वाला पद, यानी कि उत्तर पद प्रधान का मतलब क्या हो गया वो, बाद में वाला पद। जैसे मैंने लिखा महासागर, क्या लिखा, महासागर। ठीक है, अब देखो महा का मतलब तो महान ही रहेगा बाबू ना। ठीक है, अब ये महान किसके लिए बोला जा रहा है, जैसे महादेव तो किसके लिए बोला, शिव के लिए, तो यहां महासागर के लिए बोल दिया। सागर क्या बोला, महान है। ठीक है, तो जिसमें उत्तर पद प्रधान होगा। और दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, यहां आपको दोनों पदों के बीच विशेषण या विशेष्य या फिर उपमेय या उपमान का संबंध देखने को मिलेगा। विशेषण आप लोग पढ़े हैं ना, विशेषण किसको बोलते हैं बाबू, जो किसी चीज यानी कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते कहलाते हैं विशेषण। और विशेष्य किसको बोलते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है, यानी कि जो विशेषता बताएगा वो विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाएगी वो विशेष्य, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम क्या होंगे फिर आपके, विशेष्य। ऐसे ही आप लोग अलंकार पढ़े हैं, उपमा अलंकार पढ़ा है ना। अच्छा, उपमा अलंकार में उपमेय क्या होता है, क्या होता है, जिससे तुलना की जाए, और उपमान जिसकी तुलना की जाए। एक नोट लिखिए बाबू, नोट में लिखिएगा, नोट में लिखिएगा नोट में लिखना विशेषण या उपमेय और डैश करना। नोट में लिखना विशेषण या उपमान लिखना, विशेषण या उपमान लिखो, विशेषण या उपमान लिखना, वो विशेषण या उपमान डैश करके लिखो, लिखना। लिखिए जो विशेषता होगी, जो विशेषता होगी, जो विशेषता होगी, और इसी के नीचे आके लिखो विशेष्य ऑब्लिक उपमेय, उपमेय होगा वो जिसकी विशेषता बताएंगे, विशेष्य ऑब्लिक उपमेय, विशेष्य ऑब्लिक उपमेय। इसके आगे लिखना जिसकी विशेषता बताई जाएगी, विशेष्य ऑब्लिक उपमेय लिखना, विशेष्य ऑब्लिक उपमेय लिखो, जिसकी विशेषता बताई जाएगी। ठीक है, विशेष्य या उपमेय लिखना, जिसकी विशेषता बताई जाएगी, और जो विशेषता होगी वो उपमान ही आपका क्या हो गया, विशेषण। ठीक है, ठीक। तो देखो कर्मधारय समास की पहचान क्या, वो एक तो उत्तर पद प्रधान होगा, दूसरा दोनों में किसका संबंध होगा, मतलब एक की विशेषता। देखो महासागर की विशेषता बताई, क्या बताई, तो ये क्या हुआ, विशेष्य या फिर क्या, या फिर क्या, उपमेय, इसकी विशेषता बता रहे हैं ना, और उसकी विशेषता क्या है, महान होना, तो ये क्या होगा, विशेषण या उपमान, ये होगा विशेषण या उपमान। तो कर्मधारय समास पहचानना बहुत ही आसान है बाबू। क्यों, क्योंकि इसमें आपको एक की विशेषता बताई जाएगी, एक विशेषता बताएगा, ऐसा होगा। ठीक है, एग्जांपल लिखिएगा, एक तो ऐसे लिख लो, उदाहरण नाम महासागर, इसको लिखना विशेष्य ऑब्लिक उपमेय, इसको लिखना विशेषण ऑब्लिक उपमान।
ठीक है। अगला एग्जांपल लिखिए नीलकंठ। बताओ क्या होगा, विशेषता किसकी बता रहे हैं, कंठ की, और बता कौन रहा है, नीला, ठीक है, ऐसे नीलकंठ। अगला लिखो एग्जांपल, अगला लिखो महाकवि, महाकवि कौमा लौह पुरुष, लिखना वो महाकवि लिख लो एक, ठीक है। एक लिख लो आपका क्या, लौह पुरुष, एक लिख लो क्या, लौह पुरुष, महाकवि लिख लो। अगला लिख लो लौह पुरुष, महाकवि लिख लो, लौह पुरुष लिख लो। अल्पसंख्यक लिख लो, अल्पसंख्यक लिख लो, महाकवि लिख लो, लौह पुरुष लिखना, अल्पसंख्यक लिखो। अंधविश्वास लिखो, अंधविश्वास लिखो, अंधविश्वास लिखो। महौषधि लिखो, देखो औषधियों में जो महान है, महौषधि, महौषधि लिखो, महौषधि लिखना। कौन सी संधि बाबू इसमें, विच्छेद क्या होगा इसका, महाधन औषधि, कौन सी संधि है, औ की मात्रा किसमें आती है, वृद्धि। चलो अगला लिखो, इसके बाद अगला एग्जांपल लिखना, लिखिए पीतांबर कौमा महादेव, पीतांबर कौमा महादेव। अब देखो पीतांबर और महादेव जो है बाबू ना, ये बहुब्रीही के एग्जांपल भी हैं, ठीक है। पीतांबर आपका किसके लिए बोलेंगे, कृष्ण के लिए बोलते हैं, ठीक है। बहुब्रीही किसको, सॉरी दूसरा क्या लिखा आपने, महादेव किसके लिए, शिव के लिए बोलते हैं, ठीक है। लिखो, इतना लिख लिया। चलो तो ये आपका क्या रहा, कौन सा समास रहा, कर्मधारय समास, ठीक है। तो इसका एक दो लाइन छोड़ना। अच्छा एक नोट लिखिएगा बाबू, एक लाइन छोड़ के एक नोट लिखिए। नोट में लिखिएगा ऐसे लिखना, जिस शब्द के, जिस ऐसे लिखना, जिस शब्द का विग्रह करने पर, 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 कॉमा करो, दूसरा पेन से लिखो, जो के समान, और उसको डालना ब्रैकेट में, क्या लिखोगे, जो के समान, जो के समान, इसको डालना ब्रैकेट में, ब्रैकेट क्लोज करना, लिखा, फिर कॉमा करना। शब्दों का प्रयोग होता है, शब्दों का प्रयोग होता है, जो के समान शब्दों का प्रयोग होता है, जो के समान शब्दों का प्रयोग होता है, वहां कर्मधारय समास होता है। जहां पे शब्द दिखेगा आपको तोड़ने के बाद, वहां कर्मधारय समास होता है, वहां कर्मधारय समास होता है। इसी नोट के अंदर दो एग्जांपल लिखेंगे बाबू, वहां कर्मधारय समास होता है। चलो पहला एग्जांपल लिखो, इसी के नीचे आके लिखिए महादेव, क्या बनेगा, महान है जो देवों में, लिखिए महादेव, इसके आगे लिखना महान है जो देवों में, तभी यहां क्या होगा, कर्मधारय, महान है जो, महान है जो देवों में, देवों में, ठीक है। कमल चरण, हाँ अगला लिखो, हाँ अगला लिखो एग्जाम्पल, इसके नीचे आगे लिखना, रुको यार, चरण कमल लिखना, उल्टा करो इसको, चरण कमल करना, चरण कमल। इसके आगे लिखो डैश करके लिखिए, लिखना कमल के समान चरण, कमल के समान चरण, कमल के समान चरण, ठीक है। तो जहां पे आपको के समान दिखे विग्रह करने के बाद, उधर आंख बंद करके माराइएगा क्या, कर्मधारय समास। डन। चलो बाबू, इतना होने के बाद एक लाइन छोड़ना और चौथा, फोर्थ हिंट डालना, चौथा जो आपका समास है, चौथी हिंट डालिएगा और इसको लिखिए द्विगु समास। अगली हिंट डालेगा द्विगु समास, और समासों में सबसे आसान है वो पकड़ना, द्विगु समास। अगली हिंट डालिएगा, चौथा है नहीं, हाँ इसको लिखिएगा द्विगु समास। कितने गणना के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं बाबू, और पदों की प्रधानता 4। इसमें कौन नहीं आते, द्विगु और कर्मधारय, क्योंकि किसके हिस्से बन जाते हैं, चलो ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, द्विगु समास हिंट डालना, डैश करके इसके आगे लिखिएगा, लिखिए ऐसा समास, ऐसा समास, ऐसा समास जिसका प्रथम पद, ऐसा समास जिसका प्रथम पद, ऐसा समास जिसका प्रथम पद, जिसका प्रथम पद ऑब्लिक पूर्व पद,
जिसका प्रथम पद ऑब्लिक पूर्व पद दूसरा में से लिखो वो संख्यावाचक विशेषण होता है, कोई नंबर होगा वो, संख्यावाचक विशेषण होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है, कोई नंबर होगा, संख्यावाचक विशेषण होता है तथा उत्तर पद प्रधान होता है, तथा उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, फिर कॉमा करना, एवं पूरा सामासिक पद, जो पूरा का पूरा पद होगा, एवं पूरा सामासिक पद किसी समूह का बोध कराता है, किसी ग्रुप को दिखाएगा, पूरा सामासिक पद किसी समूह का बोध कराता है, पूरा सामासिक पद किसी समूह का बोध कराता है, किसी समूह का बोध कराता है, कॉमा करके इसके आगे लिखिएगा, क्या कहलाता है? द्विगु समास कहलाता है, कॉमा करके इसके आगे लिखिएगा बाबू, द्विगु समास कहलाता है, द्विगु समास कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, वैसे तो इसमें जनरली उत्तर पद ही प्रधान रहता है बाबू, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों पद प्रधानता दिखाते हैं, क्योंकि पहला पद किसी संख्या को दिखाएगा तो अपने आप में प्रधान होगा। जैसे त्रिकोण बोला तो पहला पद 3 दिखा ना, 3 कोणों वाला त्रिकोण हुआ, इसको नोट में लिखिएगा, नोट में लिखिए द्विगु समास में दोनों पदों की प्रधानता, द्विगु समास में दोनों पदों की प्रधानता दिखती है, दोनों पदों की प्रधानता दिखती है, दोनों पदों की प्रधानता दिखती है, यानी कि दोनों के दोनों जो पद होंगे ना बाबू, वो कहीं ना कहीं अपनी अपनी प्रधानता, वैसे तो उत्तर पद ही प्रधान माना जाता है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों में प्रधानता देखने को मिलेगी। सीधे एग्जांपल में आइए, पहला एग्जांपल लिखिएगा, फर्स्ट एग्जांपल लिखिए, तिरंगा और डैश कीजिएगा, तिरंगा। बताओ इसका शाब्दिक अर्थ क्या बनेगा बाबू? 3 रंगों का समूह। ये कितने रंगों का समूह है? 3 रंगों का समूह। अब देखो, तिरंगा अर्थात 3 रंगों का समूह, कहीं ना कहीं बाबू इसने 3 एक नंबर दिखाया नहीं, 3 एक नंबर दिखाया ना, तो जहां पूर्व पद यानी कि पहला पद आपका क्या आ जाए, कोई नंबर कोई संख्या आ जाए, तो उधर सीधे मार आना कि आपका द्विगु सबसे आसान है वो पकड़ने के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें जो पूर्व पद होगा कोई ना कोई संख्या दिखाएगा। अगला एग्जांपल लिखिए, दूसरा एग्जांपल लिखिए, इसके नीचे आके अगला पॉइंट लिखिएगा त्रिकोण, मतलब अगला एग्जांपल लिखिए त्रिकोण, फिर लिखिए कॉमा करके इसके बाद त्रिभुज, कॉमा नवग्रह, त्रिभुज कॉमा नवग्रह, त्रिभुज कॉमा नवग्रह, कॉमा चतुर्भुज, कॉमा चौपाई, 4 पाइयां होती है ना, चौपाई, कॉमा चौपाई, औ की मात्रा होती है, हाँ चौपाई, कॉमा अठन्नी, कॉमा चवन्नी, जहां भी पहले नंबर लग गया द्विगु मार के आओगे, अठन्नी कॉमा चवन्नी। अब इसके नीचे आके अगला लिखो, अब अलग से लिखना, अगला लिखिए पंचवटी। बताओ तो वट किसका पर्यायवाची है? वृक्ष का। देखो पंचवटी के आगे लिखना, लिखिए 5 वृक्षों ऑब्लिक वटों का समूह। पंचवटी के आगे लिखो डैश करके 5 वृक्षों ऑब्लिक वटों का समूह, 5 वृक्षों ऑब्लिक वटों का समूह, 5 वृक्षों ऑब्लिक वटों का समूह। और एक और लिखो बाबू दोपहर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाँ दोपहर लिखना बाबू, दोपहर। इसके आगे लिखो डैश करके, दोपहर के आगे लिखना, लिखना 2 पहरों का समाहार। 2 पहर होता है ना, सुबह और शाम का पहर, उनके बीच का टाइम होता है ये, 2 पहरों का समाहार, यानी कि उनके बीच का टाइम, 2 पहरों का समाहार। इंपॉर्टेंट है ये, इसको टिक भी कर लेना बाबू, समाहार लिखना, इसको टिक करना, 2 पहर इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन सा समास है आपका? द्विगु समास। क्लियर इतना? चलिए, तो ये आप लोग आज के लिए क्या क्या रहा, पहला क्या, इससे पहले क्या किया कर्मधारय, अभी क्या किया द्विगु, ठीक है। तो आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मैं अमित सामंत आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। अपना और अपनी पढ़ाई का ध्यान रखिएगा। आप सभी साथियों को राधे राधे, धन्यवाद साथियों।